हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स और लिसनर्स का इस स्पेशल अर्थ साइंस रिवीजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस डीप डाइव के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी। आज हम एक बहुत ही इंटरैक्टिव रैपिड फायर क्विज करने वाले हैं जो खास तौर पर रेलवे यानी आरआरबी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सही कहा। और इस ज्ञानवर्धक सफ़र को मुमकिन बनाने के लिए हम रेलवे फ्री नोट्स, रेलवे प्रैक्टिस ग्रुप और यूट्यूब @royaeditex का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमारे पास अर्थ साइंस के पीडीएफ से 75 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हम उन सभी को बिना कोई शॉर्टकट लिए कवर करेंगे। पृथ्वी प्रणाली और सौर ऊर्जा। ऊर्जा के बिना तो कुछ नहीं चलता। तो पहला सवाल, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शंस है ए हवा, बी पृथ्वी का कोर, सी सूर्य या डी ज्वालामुखी। इसका सही जवाब है सी सूर्य। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सूर्य ही वो अल्टीमेट इंजन है जो पृथ्वी के हर सिस्टम को ड्राइव करता है। बिल्कुल। चलिए दूसरे सवाल पर। जियोस्फीयर में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ए हवा और बादल, बी ठोस चट्टानें, मिट्टी और पृथ्वी का आंतरिक भाग, सी महासागर या डी जंगल। इसका सही आंसर है बी। जियोस्फीयर का मतलब ही है जियो यानी जमीन, तो इसमें ठोस चट्टानें और पृथ्वी का पूरा सॉलिड हिस्सा आता है। राइट। अब तीसरा सवाल, हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग को दर्शाता है? ए पहाड़, बी गैसें, सी तरल जल या डी अंतरिक्ष। ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए दोस्तों, तरल जल। हाइड्रो मतलब पानी, तो नदियां समुद्र सब इसी का हिस्सा है। मेक सेंस। तो फिर क्रायोस्फीयर में जल का कौन सा रूप पाया जाता है? ए वाष्प, बी तरल, सी ठोस बर्फ और हिम या डी प्लाज्मा। सही जवाब है सी ठोस बर्फ। क्रायो का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड, तो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स इसके अंदर आते हैं। बेहतरीन। पांचवा सवाल है, बायोस्फीयर में क्या सम्मिलित है? ए सिर्फ इंसान, बी सभी जीवित जीव और उनके आवास, सी सिर्फ समुद्री जीव या डी निर्जीव चीजें। आंसर है बी। बायोस्फीयर वो जोन है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब सारे जीवित जीव और उनके रहने की जगह। है ना कमाल का सिस्टम। अच्छा, अब जरा सूर्य की ऊर्जा पर आते हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किन तरंगों के रूप में पहुंचती है? ए साउंड वेव्स, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी वाटर वेव्स या डी सिस्मिक वेव्स। इसका सही जवाब बी है, विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये स्पेस के वैक्यूम से भी गुजर सकती हैं। वैक्यूम की बात निकली है तो सातवां सवाल, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? ए 3 × 10 5, बी 3 × 10 6, सी 3 × 10 7 या डी 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी एकदम सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड है। वाओ। आठवां सवाल स्पेक्ट्रम से है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ए रेडियो वेव्स, बी एक्स-रे, सी गामा किरणें या डी माइक्रोवेव्स। इसका सही आंसर सी है, गामा किरणें। और कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेव में ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा और खतरनाक होगी। डरावना है। नवा सवाल, सूर्य की लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा यूवी दृश्य प्रकाश और आईआर रेंज में आती है? ए 50%, बी 75%, सी 99% या डी 100%। सही जवाब है सी 99%। हमारी पृथ्वी को मिलने वाली लगभग सारी उपयोगी ऊर्जा इन्हीं 3 रेंजों में सिमटी हुई है। तो इसी से जुड़ा 10वां सवाल, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? ए रिफ्लेक्शन, बी इंसोलेशन, सी कंडक्शन या डी कन्वेक्शन। आंसर है बी इंसुलेशन। ये एक टेक्निकल टर्म है जो सूरज से आने वाली गर्मी को डिफाइन करता है। और अगला सवाल इसी के नाम से है। 11वां सवाल, इंसोलेशन शब्द का क्या अर्थ है? ए इंसोलेशन मटेरियल, बी आने वाली सौर विकिरण, सी बाहर जाने वाली विकिरण या डी पृथ्वी की अपनी गर्मी। सही जवाब है बी आने वाली सौर विकिरण। इंग्लिश में इसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं
उसी को शॉर्ट में इंसुलेशन बना दिया गया है। क्या बात है। 12वां सवाल देखते हैं। सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट का अनुमानित मान क्या है? A 1.0, B 1.4, C 1.8 या D 2.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर? ऑप्शन बी लॉक कर लें, 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। बिल्कुल। और 13वां सवाल इसी को घुमाकर है। सूर्य की ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचता है क्या कहलाता है? A एल्बेडो, B सौर स्थिरांक, C ग्रीनहाउस फ्लक्स या D मैग्नेटिक फील्ड? और इसका आंसर भी बी है, सौर स्थिरांक। कॉन्सेप्ट वही है, ऊपरी वायुमंडल पर जो फिक्स्ड ऊर्जा आती है उसे ही हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। राइट। अब एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे गर्मियों में हम सफेद शर्ट पहनते हैं जो गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है और काली शर्ट उसे सोख लेती है। इसी से हमारा 14वां सवाल है। किसी सतह द्वारा परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट किए गए सौर विकिरण के अंश को क्या कहते हैं? A एब्जॉर्प्शन, B एल्बेडो, C रिफ्रैक्शन या D एमिशन? बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है और इसका सही जवाब है बी एल्बेडो। कोई सतह कितनी लाइट बाउंस बैक करती है उसे उसका एल्बेडो कहते हैं। तो फिर 15वां सवाल, इनमें से किस सतह का एल्बेडो सबसे अधिक होता है? A जंगल, B महासागर, C ताजा बर्फ या D डामर की सड़क? इसका जवाब है सी, ताजा बर्फ, क्योंकि ताजा बर्फ एकदम सफेद और चमकदार होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा लाइट को वापस अंतरिक्ष में धकेल देती है। और ये हमारे ग्लेशियर्स को पिघलने से भी बचाता है ना? खैर, 16वां सवाल, पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? A सूरज, B पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग और रासायनिक अभिक्रियाएं, C चांद का गुरुत्वाकर्षण या D हवा? ऑप्शन बी सही है। सूरज के अलावा पृथ्वी का अपना गर्म कोर और अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस भी ऊर्जा का एक बड़ा सोर्स हैं। और पार्ट 1 का आखिरी यानी 17वां सवाल, भारत के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है? A हिमालय, B थार रेगिस्तान, C सुंदरबन या D पश्चिमी घाट? इसका सही जवाब है बी, थार रेगिस्तान, क्योंकि वहां साल के ज्यादातर दिन आसमान साफ रहता है और तेज धूप मिलती है। तो पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वायुमंडल और हवाओं का खेल। 18वां सवाल, पृथ्वी पर असमान तापन यानी अनइवन हीटिंग का मुख्य कारण क्या है? A चांद की रोशनी, B पृथ्वी का गोलाकार आकार और अक्षांश, C सिर्फ पानी या D सिर्फ जंगल? इसका आंसर बी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो भूमध्य रेखा पर सीधी धूप पड़ती है और ध्रुवों पर तिरछी, इसलिए हर जगह तापमान अलग होता है। सही कहा। तो 19वां सवाल यह है कि यदि पृथ्वी चपटी डिस्क होती तो ध्रुवों पर सौर विकिरण कैसा होता? A बहुत ठंडा, B पूरी सतह पर समान होता, C बहुत गर्म या D बिल्कुल नहीं होता? इसका जवाब है बी, पूरी सतह पर समान होता। अगर पृथ्वी चपटी होती तो हर जगह सूरज की किरणें एक ही एंगल से पड़ती। इमेजिन करना भी अजीब लगता है। 20वां सवाल, अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहाँ अधिक देखा जाता है? A जंगलों में, B गांवों में, C शहरों में या D समुद्र पर? ऑप्शन सी सही है, शहरों में। कंक्रीट और डामर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात को शहर को एक भट्टी की तरह गर्म रखते हैं। ओहो। 21वां सवाल, वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान कैसा होता? A बहुत गर्म, B जीवन के लिए बहुत ठंडा, C बिल्कुल समान रहता या D थोड़ा सा गर्म? इसका सही जवाब बी है, जीवन के लिए बहुत ठंडा। वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है जिसके बिना हम सब जम चुके होते हैं। बिल्कुल। तो 22वां सवाल, इसी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? A 21%, B 50%, C 78% या D 99%? आंसर है सी, 78%। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। 23वां सवाल, मौसम की अधिकांश घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? A स्ट्रेटोस्फीयर, B ट्रोपोस्फीयर, C मेसोस्फीयर या D थर्मोस्फीयर? इसका जवाब बी है, ट्रोपोस्फीयर। बारिश, तूफान, बादलों का बनना, ये सब इसी सबसे निचली परत में होता है। और 24वां सवाल, इसी की ऊंचाई पर है। ट्रोपोस्फीयर की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है?
ए 5 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर या डी 20 किलोमीटर? आंसर है सी, लगभग 12 किलोमीटर। ये भूमध्य रेखा पर थोड़ी ज्यादा और ध्रुवों पर थोड़ी कम होती है, पर औसत 12 ही है। 25वां सवाल, वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक यूवी किरणों को सोखती है? ए बादल, बी ओजोन परत, सी धूल के कण या डी आर्गन गैस? सही जवाब बी है, ओजोन परत। ये हमारी पृथ्वी की सनस्क्रीन है जो हमें खतरनाक यूवी रेस से बचाती है। लेकिन ये परत है कहाँ? 26वां सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर या डी एक्सोस्फियर? इसका जवाब बी है, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की ठीक ऊपर वाली लेयर में ओजोन पाई जाती है। अच्छा, यहाँ एक डाउट आता है, ऊंचाई के साथ तो ठंड बढ़नी चाहिए, है ना? तो 27वां सवाल, स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए तापमान घटता है, बी तापमान बढ़ता है, सी समान रहता है या डी ऊपर नीचे होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब है बी, तापमान बढ़ता है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ओजोन परत जो यूवी किरणें सोखती है, उससे भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। ओ, अब समझ आया। 28वां सवाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs का मुख्य उपयोग कहाँ होता था? ए गाड़ियों में, बी रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल में, सी खेती में या डी खाना पकाने में? सही जवाब है बी, रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे में। इन्हीं गैसों ने ओजोन परत में छेद किया था, जिसे रोकने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ। तो 29वां सवाल, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी पेरिस एग्रीमेंट, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या डी जिनेवा पैक्ट? इसका आंसर है सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इतिहास के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक है। चलिए वायुमंडल के बाहर चलते हैं। 30वां सवाल, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ए स्ट्रेटोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी एक्सोस्फियर या डी थर्मोस्फियर? आंसर है सी, एक्सोस्फियर। एक्सो का मतलब ही बाहरी होता है, जहां वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो अंतरिक्ष शुरू कहाँ से होता है? 31वां सवाल, वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है? ए 50 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर या डी 500 किलोमीटर? इसका जवाब है बी, 100 किलोमीटर। इस सीमा को कर्मन लाइन भी कहते हैं, जहां से स्पेस की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है। अब जरा हवाओं की बात करते हैं। 32वां सवाल, हवा या पवन हमेशा किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर चलती है? ए कम से उच्च दबाव, बी उच्च दबाव से कम दबाव, सी पूरब से पश्चिम या डी उत्तर से दक्षिण? इसका सही जवाब है बी, उच्च दबाव से कम दबाव। नेचर हमेशा बैलेंस बनाना चाहता है, तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की खाली जगह को भरने दौड़ती है। इसी पर अगला 33वां सवाल, दिन के समय पर्वतीय ढलानों से उठने वाली हवा क्या कहलाती है? ए पर्वतीय समीर, बी घाटी समीर, सी मानसूनी हवा या डी व्यापारिक पवन? आंसर है बी, घाटी समीर। दिन में सूरज की गर्मी से हवा हल्की होकर घाटी से ऊपर ढलानों की तरफ उठती है। और रात में इसका उल्टा होता है। 34वां सवाल, रात के समय पहाड़ी ढलानों से घाटी की ओर बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? ए घाटी समीर, बी पर्वतीय समीर, सी पछुआ हवा या डी पूर्वी हवा? ऑप्शन बी एकदम सही है, पर्वतीय समीर। रात में ढलानें ठंडी हो जाती हैं और भारी हवा नीचे घाटी की तरफ बहने लगती है। हवा सीधी भी तो नहीं चलती। 35वां सवाल, पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं का अपने सीधे रास्ते से मुड़ना क्या कहलाता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी कोरियोलिस प्रभाव, सी फ्रिक्शन या डी डॉपलर प्रभाव? इसका जवाब है बी कोरियोलिस प्रभाव। पृथ्वी के घूमने की वजह से हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं ओर और सदर्न में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पार्ट 2 खत्म, अब पार्ट 3 महासागर और जल चक्र। 26वां सवाल, समुद्री धाराओं को चलाने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? ए सिर्फ पौने, बी तापमान और लवणता में अंतर, सी पृथ्वी का घूर्णन या डी उपर्युक्त सभी?
इसका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। ये सारी चीजें मिलकर महासागरों को एक विशाल ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह चलाती हैं। और 37वां सवाल, समुद्री जल के बड़े गोलाकार प्रवाह पैटर्न को क्या कहते हैं? ए लहरें, बी गायर्स, सी सुनामी या डी ज्वार भाटा? सही जवाब है बी गायर्स। ये समुद्र के अंदर पानी के बहुत बड़े सर्कल होते हैं जो मौसम को कंट्रोल करते हैं। जैसे यूरोप का मौसम। 38वां सवाल, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप के तटों पर क्या प्रभाव डालती है? ए बंदरगाहों को जमा देती है, बी बंदरगाहों को सर्दियों में बर्फ मुक्त रखती है, सी तूफान लाती है या डी मछलियों को मार देती है? आंसर बी है। ये एक गर्म जलधारा है जो कड़ाके की ठंड में भी यूरोप के बंदरगाहों का पानी जमने नहीं देती। 39वां सवाल, महासागरों में अधिक लवणता यानी सैलिनिटी वाला जल कैसा होता है? ए हल्का और तैरने वाला, बी सघन और नीचे बैठने वाला, सी वाष्पित होने वाला या डी मीठा हो जाने वाला? ऑप्शन बी सही है। नमक पानी को भारी यानी सघन बना देता है, इसलिए वो गहराई में नीचे बैठने लगता है। 40वां सवाल, समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर उसकी CO2 सोखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ती है, बी कम होती है, सी समान रहती है या डी दोगुनी हो जाती है? इसका जवाब है बी कम होती है। गर्म पानी गैसों को अपने अंदर घुलाकर नहीं रख सकता, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बुरी खबर है। 41वां सवाल, इनमें से कौन सा चक्र पृथ्वी के सभी क्षेत्रों को जोड़ता है? ए कार्बन चक्र, बी जल चक्र, सी रॉक चक्र या डी नाइट्रोजन चक्र? सही जवाब है बी जल चक्र। पानी, जमीन, हवा और समुद्र तीनों में लगातार ट्रैवल करता रहता है। इसी से जुड़ा 42वां सवाल, जल चक्र में पौधों द्वारा वाष्प छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए इवेपोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी वाष्पोत्सर्जन या डी प्रेसिपिटेशन? आंसर है सी वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। पौधे जड़ों से पानी पीते हैं और पत्तियों से भाप के रूप में छोड़ देते हैं। शानदार। अब आते हैं पार्ट 4 पर, जीवन के आधार और रासायनिक चक्र। 43वां सवाल, जीवन का आधार यानी बैकबोन ऑफ लाइफ किस तत्व को कहा गया है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन या डी हाइड्रोजन? इसका आंसर है सी कार्बन। पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, कार्बन से ही बनी है। 44वां सवाल, बायो जियो केमिकल साइकिल का क्या अर्थ है? ए सिर्फ चट्टानों का पिघलना, बी अजैविक और जैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों का चक्र, सी हवा का बहाव या डी सिर्फ पानी का बहना? ऑप्शन बी लॉक कर लें। बायो मतलब जीवन, जियो मतलब जमीन, यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच न्यूट्रिएंट्स का लगातार घूमना। 45वां सवाल, पृथ्वी के तंत्र को संतुलित रखने वाले चक्रों को क्या कहते हैं? ए मौसमी चक्र, बी बायो जियोकेमिकल चक्र, सी लूनर चक्र या डी सोलर चक्र? सही जवाब बी है बायो जियोकेमिकल चक्र। यही वो चक्र हैं जो पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखते हैं। 46वां सवाल, कार्बन के तेज चक्र में मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? ए ज्वालामुखियों का फटना, बी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, सी चट्टानों का टूटना या डी जीवाश्म ईंधन बनना? आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। पौधे तेजी से CO2 लेते हैं और हम इंसान उसे सांस के जरिए छोड़ते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो धीमा क्या है? 47वां सवाल, कार्बन का धीमा चक्र कितनी अवधि में पूरा होता है? ए कुछ दिनों में, बी कुछ सालों में, सी लाखों वर्षों में या डी कुछ महीनों में? इसका जवाब है सी लाखों वर्षों में। जब कार्बन चट्टानों या समुद्र की गहराइयों में छुप जाता है तो उसे बाहर आने में लाखों साल लग जाते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। 48वां सवाल, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि हमारे चारों ओर 78% नाइट्रोजन है, फिर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग करना कठिन क्यों है? ए ये जहरीली होती है, बी ये काफी गैर रिएक्टिव है, सी ये बहुत भारी होती है या डी ये बहुत हल्की होती है? बहुत ही वैलिड डाउट है और इसका जवाब है बी, ये काफी गैर रिएक्टिव है। नाइट्रोजन के अणुओं के बीच एक बहुत मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसे तोड़ता कौन है? 49वां सवाल,
फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? ए. इकोलाई, बी. राइजोबियम, सी. साल्मोनेला या डी. वायरस? इसका आंसर बी है, राइजोबियम। प्रकृति का ये छोटा सा जुगाड़ हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए उपयोगी बना देता है। 50वां सवाल, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. डीनाइट्रिफिकेशन, बी. नाइट्रीकरण, सी. अमोनीकरण या डी. फिक्सेशन? सही जवाब है बी, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। इससे नाइट्रेट बनता है जिसे पौधे आसानी से सोख सकते हैं। 51वां सवाल, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? ए. राइजोबियम, बी. यीस्ट, सी. स्यूडोमोनास या डी. फंगी? आंसर है सी, स्यूडोमोनास। चक्र को पूरा करने के लिए ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वापस गैस बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। 52वां सवाल, इंसानों की बात करें तो उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रोजन को कृत्रिम रूप से किस विधि द्वारा स्थिर किया जाता है? ए. कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बी. हैबर-बॉश प्रक्रिया, सी. बेयर प्रोसेस या डी. ओस्टवाल्ड प्रोसेस? ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए, हैबर-बॉश प्रक्रिया। इसी आर्टिफिशियल तरीके ने पूरी दुनिया की कृषि में क्रांति ला दी थी। 53वां सवाल, मरे हुए जीवों के अवशेषों से अमोनिया बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. नाइट्रीकरण, बी. अमोनीकरण, सी. डीनाइट्रीकरण या डी. असिमिलेशन? इसका जवाब बी है, अमोनीकरण। शब्द से ही क्लियर है, डेड बॉडीज के डिकम्पोज होने से अमोनिया का बनना। 54वां सवाल, बिजली कड़कने यानी लाइटनिंग से नाइट्रोजन चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. नाइट्रोजन नष्ट होती है, बी. थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सी. ऑक्सीजन बनती है या डी. ओजोन बनती है? आंसर बी है, बिजली की भयंकर ऊर्जा उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देती है, जिससे थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन हवा में ही हो जाता है। क्या बात है। चलिए पाठ 5 पर ऑक्सीजन, जलवायु परिवर्तन और हमारा पर्यावरण। 55वां सवाल, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ए. 10%, बी. 15%, सी. 21% या डी. 30%? सही जवाब है सी, 21%। और यही वो गैस है जिस पर हम सब जिंदा हैं। 56वां सवाल, ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन को पुनर्स्थापित करने वाली मुख्य प्रक्रिया क्या है? ए. सांस लेना, बी. आग जलना, सी. प्रकाश संश्लेषण या डी. लोहे में जंग लगना? आंसर है सी, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे ही हमारी हवा में वापस ऑक्सीजन भरते हैं। 57वां सवाल, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ए. दृश्य प्रकाश, बी. यूवी किरणें, सी. इंफ्रारेड या डी. एक्सरे? ऑप्शन ए सही है, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। सूरज की यही रोशनी पौधों को खाना बनाने की एनर्जी देती है। 58वां सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन या डी. आर्गॉन? इसका जवाब है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे CO2 लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 59वां सवाल, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जलाशयों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि क्या कहलाती है? ए. मैग्निफिकेशन, बी. यूट्रोफिकेशन, सी. प्यूरिफिकेशन या डी. सैलिनाइजेशन? आंसर है बी, यूट्रोफिकेशन। जब बहुत सारा खाद बहकर पानी में जाता है तो शैवाल या एल्गी पागलों की तरह बढ़ने लगती हैं। ये एल्गल ब्लूम पानी पर बिछे एक दम घूटू हरे कंबल जैसा होता है। तो 60वां सवाल, इस एल्गल ब्लूम के कारण मछलियां क्यों मर जाती हैं? ए. जहर के कारण, बी. ऑक्सीजन की कमी के कारण, सी. रोशनी ज्यादा होने से या डी. पानी ठंडा होने से? सही जवाब है बी, ऑक्सीजन की कमी। वो हरा कंबल पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है और बेचारी मछलियां तड़पकर मर जाती हैं। बहुत दुखद है ये। 61वां सवाल, वनों की कटाई का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. CO2 बढ़ता है, बी. प्रकाश संश्लेषण कम होता है, सी. वर्षा में कमी आती है या डी. उपर्युक्त सभी? इसका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी।
पेड़ काटने से पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाता है। 65वां सवाल, पेड़ों की जड़ें न होने पर मरुस्थलीकरण के साथ साथ और क्या बढ़ता है? ए, बाढ़, बी, मिट्टी का कटाव, सी, भूकंप या डी, ज्वालामुखी। इसका जवाब है बी, मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन। जड़ें ही मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, उनके बिना उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। 63वां सवाल, ग्रीन हाउस गैसें किस प्रकार की विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती हैं? ए, यूवी, बी, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, सी, दृश्य प्रकाश या डी, माइक्रोवेव्स। आंसर बी है। ये गैसें पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली इंफ्रारेड किरणों को रोककर कुकर की तरह गर्मी बढ़ा देती हैं। और इसका सबसे भयानक उदाहरण हमारा अगला सवाल है। 64वां सवाल, शुक्र ग्रह बुध से अधिक गर्म क्यों है जबकि बुध सूरज के ज्यादा करीब है? ए, शुक्र सूरज के पास है, बी, अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण, सी, उसमें ज्वालामुखी ज्यादा है या डी, वहां बादल नहीं है। इसका सही जवाब बी है। शुक्र पर CO2 का इतना मोटा वायुमंडल है कि वहां रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया है। बाप रे। 65वां सवाल, वर्ष 1960 से अब तक वायुमंडलीय CO2 में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए 10%, बी 35%, सी 50% या डी 100%? ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। आंसर है बी, 35%। इंसानों ने इतनी तेजी से CO2 बढ़ाई है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 66वां सवाल, महासागर का जल वायुमंडलीय CO2 को सोखकर क्या बनाता है? ए, एसिड, बी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन, सी, नमक या डी, चीनी? इसका जवाब है बी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन इसकी वजह से समुद्र का पानी एसिडिक भी होता जा रहा है। 67वां सवाल, इनमें से कौन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है? ए, शहर, बी, महासागर और वन, सी, रेगिस्तान या डी, ग्लेशियर? सही जवाब है बी, महासागर और बड़े जंगल। ये प्रकृति के स्पंज हैं जो एक्स्ट्रा कार्बन को सोख लेते हैं। 68वां सवाल, वैज्ञानिकों का कीलिंग कर्व क्या दर्शाता है? ए, तापमान, बी, वायुमंडलीय CO2 की बढ़ती सांद्रता, सी, ओजोन होल या डी, समुद्र का स्तर? ऑप्शन बी लॉक कर दें, वायुमंडलीय CO2 की बढ़ती सांद्रता। ये एक ग्राफ है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 69वां सवाल, इसी किलिंग कर्व में दिखने वाला आरी जैसा यानी सॉटूथ्स पैटर्न क्या दर्शाता है? ए, ज्वार भाटा, बी, उत्तरी गोलार्ध में पौधों की मौसमी वृद्धि, सी, इंसानी हलचल या डी, ज्वालामुखी? आंसर बी है। बसंत में जब पेड़ पनपते हैं तो वो CO2 सोखते हैं, जिससे ग्राफ नीचे आता है, और सर्दियों में पत्ते झड़ने पर वापस ऊपर चला जाता है। ये पृथ्वी की सांस जैसा है। 70वां सवाल, CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा वैश्विक समझौता हुआ था? ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, सी, जेनेवा पैक्ट या डी, वॉशिंगटन ट्रीटी? सही जवाब बी है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। इन दोनों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। 71वां सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर बढ़ने से भारत के किन शहरों को सबसे ज्यादा खतरा है? ए, दिल्ली और जयपुर, बी, मुंबई और चेन्नई, सी, भोपाल और इंदौर या डी, पटना और रांची? इसका आंसर बी है। मुंबई और चेन्नई तटीय शहर हैं, इसलिए समुद्र का पानी बढ़ने पर इनके डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। 72वां सवाल, इस खतरे से निपटने के लिए भारत के मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, स्पेस ट्रैवल, बी, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना, सी, बाघों को बचाना या डी, नदियां साफ करना? सही जवाब है बी, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना। हर इंसान को अपनी आदतें बदलनी होंगी। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी और सबसे गर्व वाले हिस्से में हैं, पार्ट 6, भारतीय योगदान। 73वां सवाल, भारत का पहला इंसुलेशन एटलस किसने प्रकाशित किया था? ए, सीवी रमन, बी, अन्ना मणि, सी, होमी भाभा या डी, APJ अब्दुल कलाम? इसका आंसर बी है, महान मौसम विज्ञानी अन्ना मणि। उन्होंने भारत में सोलर रेडिएशन मापने का बहुत बड़ा काम किया था। 74वां सवाल, KR रामानाथन ने 1934 में हिमालय में किसका मापन किया था? ए, तापमान,
बी ओजोन स्तर, सी बारिश या डी हवा की गति? सही जवाब है बी, ओजोन स्तर। दशकों पहले ही हमारे वैज्ञानिकों ने इतने एडवांस लेवल पर रिसर्च शुरू कर दी थी। और हमारा आखिरी 75वां सवाल, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे या डी बेंगलुरु? ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए, पुणे। मौसम और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने के लिए ये हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वाह, हमने 75 सवालों का एक बहुत बड़ा सफर तय कर लिया है। ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि पृथ्वी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की जरूरत है। क्या बात कही है। इसी गंभीर और विचारणीय बिंदु के साथ हम आज के इस अर्थ साइंस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस सेशन को संभव बनाने के लिए रेलवे फ्री नोट्स, रेलवे प्रैक्टिस ग्रुप और YouTube @RoyEditX का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। खोजते रहिए, सीखते रहिए।